रीबर्थ ऑफ माई डेवल किंग हस्बैंड एपिसोड 8। अंबिका के उस आदमी के मेन पार्ट पर लात मारने से वो आदमी दर्द में चीखते हुए अपना मेन पार्ट की जगह पर हाथ रख रोनी सी शकल बनाकर बोला, मार डाला री लड़की तूने। कमिश्नर जो सिर पकड़कर अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था वो उस आदमी की चीख सुनकर सामने गेट की तरफ देखता है जहां उसे एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है और उसके सामने वो आदमी जो अभी उसे मारने की धमकी दे रहा था वो उसके आगे जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। तभी अंबिका मुस्कुराते हुए उसके सिर के बालों में हाथ फेरते हुए बोली, अरे तुम तो बहुत कमजोर निकले, लेकिन कोई बात नहीं, जाओ अपने बॉस को भेजना, मैं देखना चाहती हूँ उसमें दम है यहाँ, वो भी तुम्हारी तरह ही सिर्फ बातें करना जानता है। अंबिका की बात सुनकर वो आदमी दर्द में खड़े होकर बोला, लड़की तूने यह अच्छा नहीं किया, मेरे साथ में तुझे नंगा करके बीच रोड पर नहीं खड़ा किया तो मेरा नाम। तभी एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर पड़ता है जिससे वो आदमी का सिर घूमने लगता है। अंबिका उसे उंगली दिखाकर बोली, अब एक शब्द और कुछ बोला तो अगले पल ही तेरी लाश बीच रोड पर पड़ी होगी। अंबिका की बात सुनकर वो आदमी अपने दांत पीसते हुए वहां से निकल जाता है और अंबिका उसे जाते हुए देखकर बोली, पता नहीं इन लोगों की मां इन्हें पैदा ही क्यों करती हैं जो औरत के बारे में इसी सोच रखते हैं। तभी पीछे से कमिश्नर सर की आवाज आती है, बेटी तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो जिसका आदमी है उसके आगे यहाँ की कानून व्यवस्था भी फेल हो जाती है। कमिश्नर की बात सुनकर अंबिका पलटकर उन्हें देखते हुए बोली, सर पुलिस में इतनी पावर है कि अगर हम लोग उसका सही इस्तेमाल करें तो कोई भी कानून अपने हाथों में लेने से पहले कई बार सोचेगा। कमिश्नर अंबिका की बात सुनकर और उसके अंदर इतनी हिम्मत देखकर हैरान रह जाते हैं और मुस्कराते हुए बोले, बहुत अच्छा बेटी, हमारे पुलिस को तुम्हारी जैसी ही सोच रखने वाली पुलिस वाली की जरूरत है। इतना बोल वो अंबिका को कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हैं। ये देख अंबिका मुस्कुराते हुए जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है। दूसरी तरफ रेखा के कॉलेज में विकी अपनी कार को पार्किंग एरिया में पार्क करके रेखा के साथ कॉलेज के गेट से अंदर जाते हुए बोला, मैडम अब क्या इरादा है आपका, क्लास में जाना है यह अपने दोस्तों के साथ घूमना है इधर उधर। विक्की की बात सुनकर रेखा उसे घूर के देखते हुए बोली, मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम कुछ ज्यादा ही मेरे काम में टांग अड़ाते हो, मना की अंबिका ने तुम्हें मेरी रक्षा के लिए बोला है, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ विक्की, आगे से इस चीज का ध्यान रखना कि तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो। इतना बोल रेखा विकी को इग्नोर करके सामने खड़े अपने दोस्तों की तरफ जाने लगती है जहां 2 लड़कियां और 4-5 लड़के खड़े होकर उसे हाथ के इशारे से अपने पास आने को बोल रहे थे। विकी रेखा की बात सुनकर और उसे अपने दोस्तों की तरफ जाता देख गहरी सांस लेकर बोला, अगर मुझे अंबिका ने नहीं बोला होता तो मैं कभी इसके साथ नहीं रहता। तभी टीना विक्की के पास आकर बोली, क्यों करते हो उससे इतना प्यार जब वो आज तक तुम्हारी फीलिंग ही नहीं समझ पाए। टीना की बात सुनकर विक्की रेखा को देखता है जो अब दोस्तों के साथ कैंटीन की ओर जा रही थी बातें करते हुए। ये देख विक्की बोला, एक दिन जरूर वो मेरे फीलिंग को समझेगी, तभी तो मैं रेखा का भी इतना ध्यान रखता हूँ। इतना बोल वो क्लासरूम की ओर चला जाता है। विकी की बात सुनकर और उसे जाते हुए देखकर टीना गुस्से से बोली, अंबिका को मैं एक दिन जान से मार दूंगी, पता नहीं विकी पर क्या जादू किया है उसके अलावा इसे और कोई दिखाई ही नहीं देता है। इतना बोल टीना टेढ़ा सा मुंह बनाकर विकी के पीछे क्लासरूम की ओर चली जाती है। शाम का समय पुलिस की जीप आकर रेखा के घर के आगे रुकती है जिसमें से एक तरफ का गेट खुलकर अंबिका पुलिस की वर्दी में बाहर आती है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, वो अपनी आंटी को अपनी वर्दी और पुलिस जीप दिखना चाहती थी, इसलिए वो जीप में बैठे हवलदार से बोली, अभी मत जाना। अंबिका की बात सुनकर वो हवलदार बोला, जी मैडम, बोलकर जीप बंद कर देता है। अंबिका ये देख घर के बाहर का गेट खुलकर अंदर जाते हुए बोली, आंटी आप कहाँ हो। इतना बोल अंबिका मुस्कुराते हुए घर के अंदर वाले दरवाजे से अंदर आती है तो देखती है कि उसकी आंटी सामने सोफे पर दुखी होकर बैठी हुई है। ये देख अंबिका के चेहरे के भाव चेंज हो जाते हैं और वो उनके पास आते हुए बोली, क्या हुआ आंटी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो, और उनके पास सोफे पर बैठ जाती है। अंबिका की बात सुनकर रोहिणी जी उसे देखकर उसका हाथ पकड़कर बोली, अंबिका बच्ची, वो रेखा अभी तक कॉलेज से वापस नहीं आई है और मैंने कई बार उसके नंबर पर कॉल किया लेकिन वो भी बंद बता रहा है। आंटी की बात सुनकर अंबिका हैरानी से अपनी हाथ के कलाई में पहनी घड़ी में समय देखकर बोली, आंटी जी शाम के 7 बजने वाले और वो अभी तक घर नहीं आई जबकि उसका कॉलेज 2 बजे ही पूरा हो जाता है। इतना बोल अंबिका अपने फोन से विकी का नंबर डायल कर देती है। कई रैंक जाने के बाद भी विकी उसका कॉल रिसीव नहीं करता है। अंबिका रोहिणी जी को देखकर बोली, विकी भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा है आंटी।
अंबिका की बात सुनकर रोहिणी जी और ज्यादा घबरा जाती है। ये देख अंबिका उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली, आंटी आप चिंता मत करो, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। इतना बोल अंबिका खड़े होकर जाने लगती हैं। तभी रोहिणी जी उसे देखकर बोली, बेटी अपना भी ध्यान रखना। अंबिका उनकी बात सुनकर मुस्कुराकर हाँ मैं सिर हिलाकर तेजी से बाहर जाते हुए अपने फोन से किसी को कॉल करके बोली, मुझे अभी 2 नंबर की लोकेशन ट्रेस कर बताओ। अंबिका की बात सुनकर दूसरी तरफ से आदमी बोला, जी मैडम आप मुझे वे नंबर मैसेज कर दीजिए, मैं 2 मिनट में उनकी लोकेशन आपके फोन पर भेजता हूँ। उसकी बात सुनकर अंबिका कॉल कट करके जीप में बैठकर हवलदार को चलने का इशारा करके फोन से उस आदमी को रेखा और विकी का नंबर मैसेज करके देती है। और अंबिका कुछ देर इंतजार करती है और फिर उसके फोन पर वो लोकेशन आ जाती है जो किसी नाइट क्लब की दिखा रही थी, जिसे देखकर अंबिका हवलदार को जीप उस बार की तरफ ले जाने को बोलती है। अब अंबिका को रेखा और विकी दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो उसे बिना बताए नाइट क्लब कैसे जा सकते हैं जहां का माहौल बहुत खराब रहता है। नाइट क्लब बियर का प्याला में विकी एक साइड कोने पर शांति से खड़ा हुआ और वो अपने फोन की स्क्रीन को घूरे जा रहा था जहां कुछ समय पहले अंबिका की कॉल आई थी, पर उसने नहीं उठाई थी क्योंकि रेखा ने उसे कहा था कि वो अंबिका को यहां के बारे में नहीं बतागा। इसके लिए उसने उसे अंबिका की कसम भी दी थी और वो चाह कर भी कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा था। इतना सोच विकी गुस्से से सामने नाच रहे लोगों के बीच नाच रही रेखा को देखकर बोला, क्यों ये लड़की मेरी लाइफ की विलन बनने पर तुली हुई है। इतना बोल वो उदास हो जाता है क्योंकि अब पक्का उसे अंबिका की डांट खानी पड़ेगी। तभी 4-5 लड़के लड़कियों के पास आकर उनके साथ डांस करते हुए उन्हें इधर उधर छूने लगते हैं, जिससे वे सारी लड़कियां परेशान हो जाती हैं और वहां से जाने को होती तो वे उन्हें पकड़कर जबरदस्ती डांस कराने लगते हैं। रेखा को भी एक लड़का परेशान कर रहा था, जिससे परेशान होकर वो उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ मार देती है, जिसे देख आसपास खड़े लोग अपने मुंह पर हाथ रखकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। एक लड़का बोला, यार इसने तो सीधा यहाँ के नेताजी के बेटे विक्रम सर के ऊपर ही हाथ उठा दिया, अब भगवान जाने विक्रम सर इसके साथ क्या करेंगे। उस लड़के की बात सुनकर रेखा की दोस्त भी शौक रह जाते हैं और उन्हें डर लगने लगता है, इसलिए वे वहां से वापस आ जाते हैं रेखा को उन लड़कों और विक्रम के बीच खड़ा छोड़कर। विक्रम अपने गाल पर हाथ रखकर रेखा को गुस्से से देखकर बोला, तेरी इतनी हिम्मत 2 कौड़ी की लड़की की, तूने विक्रम के ऊपर हाथ उठाया। इतना बोल वो रेखा के बाल पीछे से पकड़कर उन्हें खींचते हुए बोला, अब देख इस एक थप्पड़ के बदले तेरे साथ क्या होता है। रेखा दर्द में विकी को आवाज लगाने लगती है। विकी का नाम सुनकर एक लड़का हंसते हुए बोला, विक्रम भाई लगता है यहाँ इसका बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन बेचारा डर के मारे किसी कोने में छुपा होगा। उस लड़के की बात सुनकर आसपास खड़े लड़के हंसने लगते हैं। तभी उस लड़के के पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखकर विकी बोला, तुम शायद मेरे बारे में कुछ बोल रहे थे। विकी की बात सुनकर वो लड़का उसका हाथ पकड़कर पलटकर बोला, कौन है वे तू। तभी उसके चेहरे पर एक जोर का मुक्का पड़ता है, जिससे वो लड़का दर्द में अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। विकी उसे इग्नोर कर विक्रम से बोला, छोड़ दे उसे नहीं तो इसी समय तुझे मार मार कर भूत बना दूंगा। विकी की बात सुनकर विक्रम रेखा के बालों को और खींचते हुए अपने दोस्तों से बोला, देख क्या रहे हो, मारो साले को। रेखा दर्द में रोने लगती है और विक्रम के सभी दोस्त विकी को चारों ओर से घेर लेते हैं। प्रेजेंट समय। अंबिका की बात सुनकर रुद्र हैरानी से बोला, इसका मतलब विकी आपको पसंद करता था, ये बात आपको पता थी, फिर भी आपने ऐसा दिखाया जैसे आपको कुछ नहीं पता हो। रुद्र की बात सुनकर अंबिका मुस्कुराते हुए बोली, तो आपको चाहते हो कि मैं हाँ बोलकर उससे प्यार करने लगती, लेकिन फिर आपका क्या होता महाराज जी। अंबिका की बात सुनकर रुद्र जल्दी से नामे सिर हिलाकर बोला, अच्छा हुआ आपने ऐसा नहीं किया, वरना मेरा क्या होता सच में। रुद्र उदास सा चेहरा बनाकर बोला, जिसे सुन अंबिका हंसते हुए बोली, आप तो सच में डर गए, लेकिन मुझे पता था कि विकी के दिल में मेरे लिए सच्ची फीलिंग नहीं है, बल्कि मेरी बहन रेखा के लिए है, जो वो खुद नहीं समझ पा रहा था, गधा कहीं का। अंबिका विकी को याद करके बोली। अंबिका की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो अंबिका की गोद में अपना सिर रख आराम से लेटकर बोला, मुझे पता था मेरी परी जी सिर्फ मेरी है और वो बहुत समझदार है। रुद्र की बात सुनकर अंबिका मुस्कुराते हुए उसके सिर के बालों में हाथ फेरते हुए बोली, वो तो मैं हूं। रुद्र फिर सोचते हुए बोला, अच्छा फिर आगे क्या हुआ जब विकी को विक्रम के दोस्तों ने घेर लिया था। रुद्र की बात सुनकर अंबिका हाँ में सिर हिलाकर बोली। अंबिका की पास्ट लाइफ। विकी अपने चारों तरफ खड़े लड़कों को देखकर बोला,
अच्छा है जो तुम एक साथ आ गए, एक ही बार में तुम सभी को तुम्हारी नानी याद दिलाता हूँ। विकी की बात सुनकर वे सभी एक साथ विकी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसे देख रेखा बहुत डर जाती है और वो रोते हुए बोली, प्लीज उसे मारना। रेखा रोने से विकी का ध्यान थोड़ी देर के लिए उन लड़कों से हट जाता है, जिसे उसके चेहरे पर लगातार 2 मुक्का लगते हैं। विकी अपना सिर नीचे करके अपने मुंह पर हाथ रखता है तो वहां अब खून आ गया था। ये देख रेखा और ज्यादा परेशान हो जाती है विकी के लिए। लेकिन विकी अगले ही पल सामने खड़े लड़के के चेहरे पर एक जोर का मुक्का मार देता है, जिससे उसके मुंह से खून आने लगता है और वो वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है और इसी तरह वो लगातार सभी के चेहरे पर मुक्का मारता है। कुछ देर बाद सभी जमीन पर पड़े हुए थे, कोई अपना पैर पकड़े तो कोई अपना हाथों और मुंह से आ रहे खून को साफ कर रहे थे। विकी फिर विक्रम को देख बोला, अब छोड़ उसे नहीं तो मैं तेरा भी यही हाल कर दूंगा। विकी की बात सुनकर विक्रम गुस्से से रेखा को एक तरफ धक्का दे देता है, जिससे वो जाकर जमीन पर गिरती है और उसके पैरों में चोट लग जाती है। ये देख विकी गुस्से से विक्रम की कॉलर पकड़कर उसके चेहरे पर मुक्कों के बारिश करने लगता है। लेकिन विक्रम हंसते हुए मार खा रहा था और आसपास के लोगों को देखकर बोला, ये भी मरेगा और साथ में इसका पूरा परिवार भी मरेगा, इसे पता ही नहीं है कि इसने किसके ऊपर हाथ उठाया है। और उसके मुंह से खून भी आने लगता है, लेकिन वो हंसना नहीं छोड़ता है, जिससे विकी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। विकी को ऐसा करता देख रेखा दर्द में खड़े होकर बोली, विकी उसे मत मारो, प्लीज छोड़ो उसे। इतना बोल रेखा 2 कदम आगे बढ़ती है विकी को रोकने के लिए, लेकिन पैर में चोट की वजह से वो नीचे जमीन पर गिर पड़ती है और दर्द में उसके मुंह से चीख निकल जाती है। जिसे सुन विकी रेखा को देख विक्रम को छोड़ देता है और भागकर रेखा के पास आकर बोला, क्या तुम ठीक हो? विक्रम जमीन पर गिर पड़ता है और वो आराम से जमीन पर लेटकर ऊपर देखते हुए बोला, मरेगा, ये जरूर मरेगा। उसके नाक मुंह से भी खून आने लगा था, पर उसका हंसना बंद नहीं हो रहा था, साथ में अब उसे दोस्त भी हंसने लगते हैं। रेखा ये सब देख विकी हाथ पकड़कर बोली, विकी प्लीज यहाँ से चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। विकी हाँ में सिर हिलाकर रेखा को पकड़कर उसे अपनी गोद में लेकर खड़ा हो जाता है और वो एक नजर विक्रम को देखकर फिर गेट की तरफ जाने लगता है रेखा को लेकर। रेखा की नजर विक्रम पर थी, जो उसे देख एक डेविल मुस्कान पास कर रहा था, जिससे वो उससे बोल रहा, हो जाओ जहां जाना है, लेकिन तुम लोग मुझसे नहीं बच पाओगे। ये देख रेखा डर से अपना चेहरा विकी के सीने में छुपा लेती है। तभी सामने किसी को देख विकी के कदम वहीं रुक जाते हैं और उसके चेहरे के भाव डरने वाले हो जाते हैं। रेखा विकी को एक जगह रुका हो देख अपना सिर विकी के सीने से बाहर निकलकर उसके चेहरे को देखकर बोली, क्या हुआ विकी, और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? इतना बोल रेखा अपना सिर मोड़कर सामने देखती है, जहां विकी देख रहा था उसके चेहरे पर विकी से ज्यादा डर के भाव आ जाते हैं और वो रोनी सी शकल बनाकर बोली, अंबिका तू। अंबिका सामने गेट के पास ही खड़ी हुई थी और उसके पीछे हवलदार खड़ा हुआ था। वो अंदर का नजारा देखकर फिर विक्रम को देखकर डरते हुए बोला, ये तो विक्रम सर है, इनकी ये हालत किसने की? अंबिका हवलदार के मुंह से विक्रम सर सुनकर अपना चेहरा मोड़कर पीछे डांस फ्लो की तरफ देखती है, जहां एक लड़का बैठा हुआ था जिसके चेहरे पर मुस्कान थी, जिसकी हालत देख अंबिका समझ जाती है इसे किसी ने बुरी तरह से मारा है। तभी अंबिका की नजर विकी के हाथ पर जाती है, जिससे उसने रेखा को पकड़े हुए था और उसके हाथ पर खून ही खून लगा हुआ था। ये सब देख अंबिका अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर विकी और रेखा को देख धीरे लेकिन कड़क आवाज में बोली, तुम लोगों का हो गया हो तो घर चले क्या? अंबिका की बात सुनकर विकी और रेखा जल्दी से हाँ में सिर हिला देते हैं। ये देख अंबिका एक नजर विक्रम को देखती है, जिसे देख थोड़ी देर के लिए विक्रम के चेहरे की मुस्कान चली जाती है। अंबिका फिर पलटकर नाइट डांस बार से बाहर निकल जाती है और उसके पीछे हवलदार और विकी रेखा को लेकर चला जाता है। तभी विक्रम का एक दोस्त खड़े होकर उसे उठाने के लिए आता है, तो विक्रम उससे दूर धक्का देकर बोला, दूर हटो यहाँ से, पहले मेरे घर कॉल करके मेरे बाप को यहाँ बुलाओ ताकि उन्हें पता चले कि वो शहर के सबसे बड़े मंत्री है। फिर भी एक लड़का मुझे मारकर चला गया। इतना बोल वो वहीं आराम से लेटकर मुस्कुराने लगता है। उसे पता था कि जल्दी वो होने वाला है, जिससे ये पूरी मुंबई हिल जाएगी। विक्रम की बात सुनकर एक लड़का उसके घर पर कॉल करके विक्रम के बारे में सब कुछ बता देता है। एक लड़का विक्रम सर को बुरी तरह से मारकर चला गया है। अब तक उस नाइट क्लब बार का मैनेजर भी आ गया था। वो बहुत डरा हुआ था, जो विक्रम की सेवा में लग गया था, लेकिन विक्रम अपने चेहरे से खून साफ नहीं होने दे रहा था। प्रेजेंट समय रुद्र अंबिका की बात सुनकर बोला, परी जी, अगर विक्रम बड़े नेता का बेटा था तो फिर तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई होगी।
रुद्र की बात सुनकर अंबिका हाँ में सिर हिलाकर बोली, हाँ, और जिसके वजह से मुझे खुद विकी को गिरफ्तार करना पड़ा। अंबिका की बात सुनकर रुद्र शॉक होकर उठकर बैठ जाता है और फिर अंबिका को देखकर बोला, लेकिन आपने अपने हो दोस्त को क्यों गिरफ्तार किया? रुद्र की बात सुनकर अंबिका गहरी सांस लेकर बोली, मैं मजबूर थी, ऊपर से ऑर्डर था, विकी को गिरफ्तार करना पड़ेगा वरना मुझे अपनी नौकरी भी छोड़ने पड़ सकती है। लेकिन फिर कोई और विकी को गिरफ्तार करता तो वो उसके साथ लॉकअप में क्या करता पता नहीं। अंबिका उस पल को याद कर दुखी हो जाती है। ये देख रुद्र प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके होठों के पास अपने होठ लाकर उन्हें चूमने लगता है। ये देख अंबिका भी सब कुछ भूल कर रुद्र के किस में उसका साथ देने लगती है। कुछ देर बाद रुद्र अंबिका को किस करना बंद करके उसके सिर से अपना सिर लगाकर लंबी गहरी सांस लेने लगता है। ये देख अंबिका की चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सच में रुद्र किस करने में बच्चा है, लेकिन कोई बात नहीं, वो धीरे रुद्र को किस करना भी सिखा ही देगी। रुद्र फिर अंबिका से दूर होकर बोला, अब आपको कैसा लग रहा है परी जी? रुद्र की बात सुनकर अंबिका मुस्कुराते हुए बोली, तो अपने यह इसलिए किया ताकि मुझे बुरा ना लगे और मेरा मन सही हो जाए जो उस पल को याद करके खराब हो गया था। रुद्र हाँ में सिर हिलाकर बोला, मेरे होते हुए आप दुखी हो ही नहीं सकती परी जी। रुद्र की बात सुनकर अंबिका को उसके ऊपर बहुत प्यार आता है और मुस्कुराते हुए उठकर उसकी गोद में बैठकर बोली, अब मैं आपकी गोदी में बैठकर बताऊंगी कि आगे किया हुआ था। अंबिका को अपनी गोद में देख और उसकी बात सुनकर रुद्र बोला, ये तो और भी अच्छा है हमारे लिए कि हमारी परी जी हमारे इतने करीब होकर अपने पुरानी जिंदगी के बारे में बता रही है। अंबिका मुस्कुराते हुए बताने लगती है, अंबिका की पास्ट लाइफ में। दूसरे दिन अंबिका अपने पुलिस थाने में अपनी कुर्सी पर बैठकर कुछ पुराने केस को पढ़कर उन्हें देख रही थी, जिसमें ज्यादातर केस नेता के बेटे के खिलाफ थे, लेकिन एक केस में भी उसे सजा नहीं मिली थी क्योंकि सभी निर्दोष परिवार के लोगों ने अपना केस वापस ले लिया था या उस केस करने वाले की मौत हो चुकी थी। ये सब देख अंबिका हैरान थी कि विक्रम के खिलाफ क्यों कोई कोर्ट में गवाही नहीं दे पाता था। तभी अंबिका के पास टेबल पर रखे टेलीफोन की बजने की आवाज आती है, जिसे सुन अंबिका फाइल को दिखते हुए ही एक हाथ बढ़ाकर टेलीफोन को पकड़ अपने कान पर लगाते हुए बोली, हेलो। दूसरी तरफ से कमिश्नर सर बोले, अंबिका एक काम है तुम्हारे लिए। कमिश्नर सर की आवाज सुनकर अंबिका जल्दी से कुर्सी से खड़े होकर बोली, जय हिंद सर। फिर आगे बोली, जी क्या करना है मुझे? अंबिका की बात सुनकर कमिश्नर सर बोले, किसी ने नेताजी के पागल लड़के को मारा है जिसकी वजह से नेताजी मेरे पीछे पड़ गए हैं, मैं उसे लड़के को गिरफ्तार करके उसकी अच्छी तरह से सेवा करूं। कमिश्नर सर की बात सुनकर अंबिका बोली, पर सर हम बिना सबूत के किसी के साथ इसे कैसे कर सकते हैं, ये तो कानून के खिलाफ है ना। अंबिका की बात का जवाब देते हुए कमिश्नर सर गहरी सांस लेकर बोले, मैं मजबूर हूं क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे पास ऊपर से कॉल आने लगेंगे, फिर हमें अपनी पुलिस की जॉब भी छोड़नी पड़ सकती है। इतना बोल कमिश्नर फिर गुस्से से आगे बोले, पता नहीं किसकी मौत आए जो उसे पागल लड़के से लड़ बैठा। कमिश्नर सर की बात सुनकर अंबिका गहरी सांस लेकर बोली, सर वैसे ये गलत है, लेकिन जब आप इतने परेशान हैं तो मैं उसे गिरफ्तार कर लूंगी, लेकिन उसे रिमांड पर नहीं रखूंगी। अंबिका की बात सुनकर कमिश्नर सर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें उस लड़के की फोटो भेज रहा हूं कंप्यूटर पर जिसे तुम्हें गिरफ्तार करना है। इतना बोल कमिश्नर कॉल कट कर देते हैं। अंबिका अपनी कुर्सी पर बैठकर बोली, पता नहीं सर किस पागल लड़के की बात कर रहे थे। इतना बोल अंबिका फाइल देखते हुए हवलदार को आवाज लगाते हुए बोली, श्यामलाल कंप्यूटर पर चेक कर, कमिश्नर सर ने किसी की फोटो भेजी होगी। अंबिका की बात सुनकर श्यामलाल हवलदार जो कंप्यूटर पर बैठकर गेम खेल रहा था साफ वाला, वो साफ सामने दीवार से टकराकर मर जाता है। अंबिका की बात सुनकर ये देख श्यामलाल अपना सिर पकड़कर बोला, क्या यार, मैडम को भी अभी मुझे परेशान करना था जब मैं गेम को फाइनल के इतने करीब लेकर आ गया था। उसके पास खड़ी लेडी कांस्टेबल हंसते हुए बोली, रहने दे श्याम, तुझे से नहीं होगा। जिसकी बात सुनकर श्यामलाल उसे गुस्से से देखकर बोला, तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे तूने ये गेम खेलकर छोड़ दिया हो महारानी जी। श्यामलाल की बात सुनकर वो लेडी कांस्टेबल टेढ़ा मुंह बना करके बोली, मुझे तेरी तरह ये फालतू के शौक नहीं है श्याम। लेडी कांस्टेबल की बात सुनकर श्यामलाल हंसते हुए बोला, अरे शौक कहां से होगा, तुझे लोगों से पंचायत करने से समय मिले तब ना। श्यामलाल की बात सुनकर वो लेडी कांस्टेबल उसे गुस्से से घूरने लगती है। आसपास खड़े हवलदार दोनों की बात सुनकर हंस रहे थे।
अंबिका जो फाइल पढ़ रही थी उसे जब काफी देर तक उसे फोटो की प्रिंट आउट नहीं मिलती है जो श्यामलाल देने वाला था, वो अपना सिर ऊपर करके सामने कंप्यूटर के टेबल के पास बैठे श्यामलाल को देखती है, जो पास खड़ी लेडी से मुस्कुराकर बात कर रहा था और सभी लोग उन्हें देख रहे थे। ये देख अंबिका का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो जोर से आवाज लगाते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है? क्या आप लोगों मेरे आने से पहले यही किया करते थे थाने में? अंबिका की गुस्से भरी आवाज सुनकर सभी लोग जल्दी से अपने अपने स्थान पर जाकर सीधे खड़े हो जाते हैं। ये देख अंबिका फिर श्यामलाल की तरफ देखती है जो अभी भी शांति से बैठा हुआ था। अंबिका गहरी सांस लेकर बोली, श्यामलाल मैंने तुम्हें कुछ करने के लिए बोला था ना? अंबिका की बात सुनकर श्यामलाल पहले तो कंफ्यूज हो जाता है को अंबिका मैडम ने उससे क्या करने के लिए बोला था, जिसे याद कर वो जल्दी से हाँ में सिर हिलाकर कंप्यूटर पर मेल चेक करने लगता है। ये देख लेडी कांस्टेबल हंसने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर अंबिका पर जाती है जो उसे गुस्से से घूरे जा रही थी, जिसे देख वो जल्दी से अपना सिर नीचे करके खड़ी रहती है। अंबिका ये सब देख निराशा में अपना सिर हिलाकर बोली, मुझे भी इन लोगों के साथ ही फंसना था क्या? श्यामलाल उस फोटो की प्रिंट आउट निकालकर अपनी कुर्सी से खड़ा होकर अंबिका के पास आकर उसे देते हुए बोला, लो मैडम ये भेजी है सर ने। अंबिका अपना सिर ऊपर करके श्यामलाल के हाथ में पेंट आउट लेकर उसे देखते हुए बोली, मैं देख रहती थी तुम्हारा काम में कोई ध्यान नहीं था श्यामलाल, बस कंप्यूटर पर गेम और उस लेडी कांस्टेबल से बातें कर रहे थे तुम। अंबिका की बात सुनकर श्यामलाल उसे हैरानी से देखकर बोला, इसका मतलब आपको सब पता था कि मैं क्या? तभी अंबिका उसे घूर के देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगा मैं अंधी हूं या पहले आए अफसरों की तरह कामचोर देख रही हूं? अंबिका की बात सुनकर श्यामलाल जल्दी से नामे सिर हिलाकर अंबिका से माफी मांगते हुए बोला, माफ कर दो मैडम, अब से ऐसा नहीं होगा। अंबिका सिर हिलाकर बोली, यही अच्छा होगा तुम्हारे और बाकी सभी के लिए, मुझे कामचोर लोगों बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अंबिका ने यह बात सभी लोगों को देखकर और थोड़ी तेज आवाज में बोली थी। ये देख सभी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। अंबिका फिर श्यामलाल से बोली, अपने साथ दो और हवलदा को लेकर जीप में मेरा इंतजार करो, हमें इस फोटो वाले लड़के को गिरफ्तार करने जाना है। इतना बोल अंबिका एक नजर फोटो को देख उसे साइड में रख देती है और फाइल बंद करने लगती है, और श्यामलाल वहां से चला जाता है दो हवलदारों को लेकर। तभी कुछ याद कर अंबिका हैरान रह जाती है और वो जल्दी से उस फोटो को उठाकर उससे देख बोली, विकी पर इसकी फोटो सर क्यों भेजी? तभी अंबिका को विक्रम की याद आती है जिसे कल विकी ने रेखा के वजह से मारा था, इसका मतलब विक्रम ही वो पागल लड़का है जिसकी बात कमिश्नर सर कर रहे थे। इतना सोच अंबिका अपना सिर पकड़ कर बोली, यह विकी ने क्या कर दिया यार, खुद के लिए तो मुसीबत ली है और मुझे भी फंसा लिया साथ में, अब मुझे भी मजबूरी में उसे गिरफ्तार करना पड़ेगा। रेखा का घर रोहिणी जी हॉल में सोफे पर बैठकर टीवी पर अपना फेवरेट टीवी कार्यक्रम मेरी बहू डायन एक है देख रही थी और उनके आंखों में आंसू आ रहे थे और वो रोते हुए बोली, अरे कोई ऐसी भी सास होती है भला जो अपनी बहू से घर का सारा काम कराए, नौकर वाला भी और उसका पति भी अपनी माँ के साइड है। कीड़े पड़े ऐसी सास को। गेट पर खड़े रेखा और विकी यह सब देख शौक थे। विकी धीरे से रेखा के कान में बोला, तुम्हारी माँ तो कुछ ज्यादा ही नाटक देखकर सीरियस नहीं हो रही है। रेखा हाँ में सिर हिलाकर बोली, सच में यार? इतना बोल रेखा अंदर आते हुए बोली, माँ वो बस नाटक है, आपको इसे इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। और उसके पीछे विकी भी आ जाता है। रोहिणी जी रेखा की बात सुनकर उसे देखकर बोली, लेकिन ऐसा सच में भी होता है ना विकी बेटा? रोहिणी जी की बात सुनकर विकी हाँ में सिर हिलाकर उनके पास आकर सोफे पर बैठकर बोला, आप सही बोल रही हैं आंटी, कल ही हमारे घर के पास वाले घर में एक आंटी ने अपनी बहू को अपने घर से निकाल दिया था। विकी की बात सुनकर रेखा उसे गुस्से से घूरने लगती है। रोहिणी जी शौक होकर अपने मुंह पर हाथ रख बोली, सच में बेटा? अपनी माँ की बात सुनकर रेखा गुस्से में टीवी का रिमोट उठाकर टीवी बंद करके बोली, ऐसा कुछ नहीं है माँ, और यह विकी झूठ बोल रहा है। रेखा की बात सुनकर रोहिणी जी विकी को देखती है जो मुस्कुराकर उन्हें ही देखे जा रहा था। ये देख रोहिणी प्यार से उसके कंधे पर मारकर बोली, पागल लड़के अपनी आंटी से मजाक करता है। इतना बोल वो मुस्कुराकर खड़े होकर बोली, तुम दोनों आराम से बैठो, मैं तुम्हारी लिए गर्म गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। विकी और रेखा हाँ मैं सिर हिला देते हैं। रोहिणी जी किचन में चली जाती है। विकी रेखा को देखकर बोला, यार तेरी वजह से अंबिका मुझसे कल से नाराज है और बात भी नहीं कर रही है। विकी उदास सा चेहरा बनाकर अपने पास सोफे पर बैठी रेखा से बोला। विकी की शक्ल देख रेखा हंसते हुए बोली,
अच्छा, मतलब मेरी किए की सजा अंबिका तुम्हें दे रही है। विकी रेखा को घूर के देखते हुए बोला, मुझे तेरी बात माननी ही नहीं चाहिए थी पागल बिल्ली। विकी के मुंह से खुद के लिए पागल बिल्ली शब्द सुनकर रेखा गुस्से से उसके सिर के बालों को पकड़कर उन्हें खींचते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुए मुझसे पागल बिल्ली बोलने की। रेखा को ऐसा करता देख विकी भी रेखा के पीछे से बाल पकड़कर उन्हें खींचते हुए बोला, मेरे बाल छोड़ पागल बिल्ली। रेखा दर्द में अपने बालों पर एक हाथ रखकर बोली, पहले तो मेरे बाल छोड़ पागल आदमी। और दोनों इसी तरह लड़ने लगते हैं। तभी रोहिणी जी किचन से चाय की ट्रे लेकर आते हुए गुस्से से बोली, तुम दोनों फिर लड़ने लगे, छोड़ो एक दूसरे के बाल। इतना बोल वो ट्रे को पास रखी टेबल पर रखकर रेखा के पास आकर उसके सिर पर मारकर बोली, छोड़ बच्चे के बाल। अपनी माँ की बात सुनकर रेखा उन्हें शौक होकर देखने लगती है। सच में उसकी माँ कभी उसका साथ नहीं देती है। यही सोच रेखा नामे सिर हिलाकर बोली, अब तो मैं इस पागल आदमी के बाल नहीं छुड़ूंगी। रेखा की बात सुनकर रोहिणी जी अपने गुस्से को कंट्रोल करके विकी को रेखा के बाल छोड़ने का इशारा करती है। ये देख विकी रेखा के बाल छोड़कर बोला, अब तो छोड़ मेरे बाल। रेखा ये देख मुस्कुराकर विकी के बाल छोड़कर बोली, इसका मतलब तुमने हार मान ली मुझसे पागल आदमी। विकी हाँ मैं सिर हिला देता है। रोहिणी जी फिर दोनों को ट्रे से एक एक चाय का कप देते हुए बोली, पता नहीं तुम दोनों में कब दिमाग आएगा, अभी भी बच्चों की तरह लड़ते हो। अपनी माँ की तरफ रेखा मुंह बनाकर बोली, माँ इसी ने मुझे पहले पागल बिल्ली बोला था। रोहिणी जी रेखा को देखकर बोली, हाँ डेसे तू तो बहुत सीधी है ना। इतना बोल वो पलटकर अपनी कप उठाकर सामने गेट की तरफ देखती है तो अंबिका खड़ी हुई थी और उसके पीछे एक हवलदार भी खड़ा हुआ था। अंबिका के चेहरे पर बहुत उदासी नजर आ रही थी, जिसे देख रोहिणी जी परेशान होकर बोली, अरे अंबिका तुम वहां क्यों खड़ी, अंदर आओ ना। रोहिणी जी की बात सुनकर रेखा और विकी भी अपना सिर ऊपर करके उन्हें देखकर अंबिका को देखते हैं जो विकी को देखकर अंदर आ रही थी। रोहिणी जी अंबिका के पास आकर उसका चेहरा छूकर बोली, मेरी बच्ची कितनी परेशान है तो आराम से सोफे पर बैठ, मैं तुम लोगों के लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। रोहिणी जी हवलदार और अंबिका दोनों से बोली और फिर सीधा किचन में चली जाती है। हवलदार विकी को देख उसके पास जाने को होता है गिरफ्तार करने के लिए। ये देख अंबिका उसे गुस्से से भरी नजरों से देखने लगती है। ये देख वो हवलदार 2 कदम पीछे हो जाता है। अंबिका फिर विकी को देखकर बोली, विकी तुम्हें मेरे साथ पुलिस थाने चलना होगा। अंबिका की बात सुनकर रेखा और विकी उसे हैरानी से देखने लगते हैं। विकी बिना एक सवाल किए सीधा खड़े होकर बोला, चलो। ये देख अंबिका मुस्कुराते हुए बोली, वजह नहीं जानना है तुम्हें, मैं किस लिए ले जा रही हूँ पुलिस थाने। अंबिका की बात सुनकर विकी नामे सिर हिलाकर बोला, मुझे पता है तुम्हारे होते हुए कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। विकी की बात सुनकर अंबिका को अच्छा लगता है कि विकी उसके ऊपर इतना विश्वास करता है, इसलिए वो मुस्कुरा कर उसका हाथ पकड़कर बोली, सच में मेरे होते हुए मेरे दोस्त को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। विकी हाँ मैं सिर हिलाकर अंबिका के साथ जाने लगता है। रेखा जो शौक में थी वो अंबिका के ऐसा करने से वो अपने शौक से बाहर आकर विकी के आगे आकर उसका हाथ अंबिका के हाथ से छोड़ा कर गुस्से से अंबिका से बोली, क्या मैं जान सकती हूँ पुलिस वाली मैडम आप मेरे दोस्त को क्यों गिरफ्तार करके ले जा रही हो। रेखा की बात सुनकर अंबिका कुछ बोल पाती उससे पहले विकी बोला, अरे तुम अंबिका से इस तरह कैसे बात कर सकती हो। विकी की बात सुनकर रेखा अंबिका को देखकर गुस्से से बोली, क्योंकि पुलिस की वर्दी पहने खड़ी ये लड़की हमारी दोस्त अंबिका नहीं बल्कि एक पुलिस वाली है जो तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आई है। अंबिका कुछ नहीं बोलती है क्योंकि यह सच है, वो अभी अंबिका नहीं है बल्कि कानून की मजबूर पुलिस वाली है जिसे बड़े लोगों और नेता अपने हिसाब से उनसे काम करवाते हैं। तभी विकी रेखा को अपने सामने से हटाकर बोला, तब भी मुझे इनके साथ जाना है। और वो अंबिका को चलने का इशारा करता है। ये देख रेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए बोली, प्लीज मत जाओ उनके साथ। रेखा को इस तरह रोता देख अंबिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सच में ये दोनों एक दूसरे से कितने भी लड़ ले लेकिन फिर भी एक दूसरे को अकेले मुसीबत में नहीं देखना चाहते हैं। यही तो प्यार है जिसे अब ये दोनों नहीं समझ रहे हैं। अंबिका फिर गहरी सांस लेकर रेखा से बोली, विश्वास रख मुझ पर, मेरी बहन में विकी को कुछ नहीं होने दूंगी। तभी रोहिणी जी किचन से बाहर आकर बोली, अंबिका बेटी मैं तुझ पर विश्वास करके अपने बेटे को भेज रही हूं, अगर उसे थोड़ी भी खरोच आए तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। रोहिणी जी की बात सुनकर अंबिका हैरान रह जाती है। फिर हाँ मैं सिर हिलाकर विकी के साथ घर से बाहर निकल जाती है।
रेखा रोते हुए उनके पीछे आती है और विकी को पुलिस जीप में जाते हुए देखती रहती है। ये देख रोहिणी जी प्यार से उसके सिर पर हाथ रख बोली, तू चिंता मत कर, वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। अपनी माँ की बात सुनकर रेखा उनके गले लगकर रोते हुए बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है माँ। रेखा की बात सुनकर रोहिणी हैरानी से उसे देखने लगती है, खुद से दूर करके। रेखा रोते हुए रोहिणी जी को कल डांस बार में क्या क्या हुआ वो सब बता देती है, जिसे सुन रोहिणी जी गुस्से में रेखा के गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारकर बोली, पागल लड़की, हर बार मैं तेरी गलती को माफ करती रही पर इस बार तेरी गलती के वजह से वो निर्दोष विकी को सजा मिलेगी। अपनी मां की बात सुनकर रेखा अपना सिर नीचे करके रोने लगती है। पुलिस जीप में अंबिका जीप में आगे बैठी हुई थी और विकी पीछे दो हवलदारों के साथ बैठा हुआ था। अंबिका को बहुत बुरा लग रहा था कि वो अपने दोस्त को गिरफ्तार करके ले जा रही है, जिसका कोई कसूर ही नहीं था, बल्कि सजा तो नेता के बेटे और उसके दोस्तों को मिलनी चाहिए थी। अंबिका ये सोच ही रही होती है, तभी बीच नाके पर उनकी जीप को रोक दिया जाता है। जीप के रोकने से अंबिका हवलदार श्याम को देखकर बोली, क्या हुआ, तुमने जीप क्यों रोकी? श्याम हैरानी से सामने का नजारा देख रहा था, जहां नेताजी का छोटा भाई राणा अपनी कार के आगे कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके पास विक्रम खड़ा हुआ था, जो मुस्कुरा कर उन्हें देख रहा था। और दोनों के पीछे उनके 30 से 40 आदमी खड़े हुए थे। राणा कुर्सी पर बैठा अपने हाथ में सिगार लिए हुए था, जिसका धुआं आसपास दिखाई दे रहा था। ये सब देख अंबिका कंफ्यूज होकर बोली, कौन है ये पागल आदमी जो बीच रोड पर ये सब कर रहा है? इतना बोल वो जीप से उतरने लगती है, तभी श्याम डरते हुए बोला, मैडम आप बाहर मत जाओ, वो बहुत खतरनाक आदमी है, इससे दूर रहना ही सही होगा हम सब के लिए। श्याम की बात सुनकर अंबिका गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, कोई और रास्ते से ले लो जीप को। अंबिका की बात सुनकर श्याम हवलदार हाँ में सिर हिलाकर जीप पीछे लेने को होता है। तभी राणा श्याम हवलदार को देख उसे जीप रुकने का इशारा करता है। ये देख श्याम जीप रुककर अंबिका की तरफ देखता है तो अंबिका बिना कुछ बोले जीप से उतरकर राणा के पास जाने लगती है। विकी के साथ बाकी हवलदार भी यह सब जीप में बैठकर देख रहे थे और सभी को अंबिका के लिए डर लग रहा था। अंबिका जाकर राणा के सामने खड़े होकर बोली, ये सब क्या है और हटाओ यहां से। अंबिका अपने चेहरे पर बिना भाव लाए बोली। अंबिका की बात सुनकर राणा उसे एक तीखी नजरों से घूर के देखता है और फिर अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखकर अपने हाथ की एक उंगली से अपने पास खड़े आदमी को अंबिका से बात करने का इशारा करता है। अपने मालिक का इशारा मिलते ही वो आदमी गुस्से से अंबिका की तरफ उंगली पॉइंट करके उसे दूर हटने का इशारा करके बोला, सुन पुलिस वाली, तेरा काम यही तक था, अब तो उस लड़के को हमारे हवाले करके निकल यहां से अपने साथियों के साथ। ये देख विक्रम हंसते हुए बोला, सुना नहीं तूने, निकल यहां से। अंबिका उन दोनों को इग्नोर करके राणा को देखकर बोली, देखो सर, आप पुलिस के काम के बीच में नहीं आ सकते हैं, इसलिए। तभी राणा के पास खड़ा आदमी जो अभी अंबिका को जाने के लिए बोल रहा था, वो गुस्से से बोला, साली दो कौड़ी की पुलिस वाली, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारे मालिक से ऊंची आवाज में बात की, अगर एक शब्द और तूने बोला तो तुझे नंगा करके पूरे बाजार में घूमेंगी, समझी? अंबिका उस आदमी की बात सुनकर अपने सिर को हल्का सा दबाकर इस बार थोड़ी कड़क आवाज में राणा से बोली, अपने चमचों को समझा लीजिए सर कि यह पुलिस है, इसलिए थोड़ी तमीज से बात करें। अंबिका की बात सुनकर राणा और विक्रम है छोड़ सभी को बुरा लग जाता है और उन सब का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। और वो आदमी तो गुस्से में पागल होकर अंबिका की तरफ बढ़ते हुए गुस्से से बोला, ये लड़की पुलिस वाली, तू साली, अब देख मैं तुझे यही नंगा करता हूं। इतना बोल वो अंबिका की पुलिस वर्दी की कॉलर पकड़ लेता है, जिससे अंबिका के चेहरे के भाव बहुत कठोर हो जाते हैं और वो राणा को घूर के देखते हुए बोली, अगर आपके इस चमचे ने मेरी वर्दी की कॉलर 1 मिनट में नहीं छोड़ी तो ये कई दिन तक सूरज नहीं देख पाएगा। अंबिका की बात सुनकर विक्रम हंसते हुए बोला, तू एक लड़की होकर एक आदमी को मरेगी? अरे तुम औरत जात तो बस हम जैसे मर्दों के बिस्तर गर्म करने के काम की हो, इसलिए जा किसी मर्द को खुश कर, यह पुलिस की जॉब तुझसे नहीं होगी। अंबिका का दिमाग पहले से ही बहुत गर्म था, ऊपर से विक्रम जिसने आग में घी डालने का काम किया। जीप में बैठ सभी लोग परेशान हो रहे थे। विकी ने कई बार जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार दोनों हवलदार उसे पकड़ लेते हैं, जिससे विकी का अलग दिमाग खराब हो रहा था। उसे दुख हो रहा था, जिस समय अंबिका को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है उस समय वो अंबिका के पास नहीं जा पा रहा था। जीप के बाहर विक्रम की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और कई लोग तो उसे अपने साथ सुनने के लिए बोलने लगते हैं। ये देख राणा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है।
तभी अगले ही पल वो आदमी जो अंबिका की शर्ट की कॉलर पकड़ हुए था वो जमनी पर बेहोश होकर गिर पड़ता है और उसके कान और नाक से खून आने लगता है। अंबिका का हाथ ऊपर था और वो गुस्से से उस आदमी को देखे जा रही थी, फिर उसके तरफ अपनी उंगली पॉइंट करके बोली, आगे से किसी पुलिस ऑफिसर की कॉलर मत पकड़ना वरना सीधा यम लोग पूछा दोगी समझा। वहां खड़े सभी लोग शॉक में थे और सभी अपनी आंखें फाड़े कभी अंबिका को देखते तो कभी बेहोश पड़े उनके साथी को। ये देख राणा के चेहरे के भाव चेंज हो जाते हैं और घूर से अंबिका को देखने लगता है। अंबिका फिर राणा को देखकर उसे उंगली दिखाकर बोली, देख अब बहुत हुआ, इससे पहले कि मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाए और मैं तुम सभी को यही निपटा दूं, इससे पहले निकल अपने चमचों को लेकर। इतना बोल अंबिका पीछे पलटकर अपनी जीप की तरफ देखती है जहां सब अपना मुंह फाड़े उसे ही देखे जा रहे थे। ये देख अंबिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो उनकी तरफ जाने लगती है। तभी राणा अपने पीछे खड़े सारे आदमी को एक साथ अंबिका के ऊपर हमला करने का इशारा करता है, जिसका इशारा समझ सभी आदमी एक साथ अंबिका को मारने के लिए भागते हैं। ये देख विकी के साथ तीनों हवलदार भी बहुत डर जाते हैं और वे अंबिका को आवाज लगा पाते उससे पहले सभी अंबिका को घेर कर खड़े हो जाते हैं। अंबिका अपने चारों तरफ देखती है तो सभी उसे घूरे जा रहे थे। अब तक वहां बहुत भीड़ जमा हो गई थी और मीडिया वाले भी छुप छुप कर ये सब अपने चैनल पर दिखा रहे थे, जिससे पूरा शहर ये सब लाइव देख रहे थे अपने टीवी और मोबाइल पर। सभी लोग को अंबिका की चिंता हो रही थी क्योंकि उन्हें पता था कि राणा कौन है और उसके नाम का सिक्का पूरे शहर में चलता है। और एक पुलिस वाली लड़की इतने सारे लोगों से कैसे लड़ेगी, यही सोच सभी लोग अंदर तक डर गए थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी वे लोग एक शब्द भी बोल पाए राणा ठाकुर के आगे। विक्रम हंसते हुए राणा से बोला, वहां चाचू अब देखना कैसे ये लड़की हमारे पैरों में गिर के माफी मांगेगी। विक्रम की बात सुनकर राणा प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, अगर तू चाहता है कि वो तेरे कदमों में हो तो रुक थोड़ी देर, अभी तेरी कदमों में गिरकर तुझसे माफी मांग रही होगी। विक्रम अपने चाचू की बात सुनकर खुशी में जोर जोर से तालियां बजाने लगता है। रेखा का घर, रोहिणी जी और रेखा टीवी पर ये सब देख रहे थे, जिसे देख रोहिणी जी गुस्से से रेखा को देख रही थी। रेखा अपना सिर नीचे करके माफी मांगते हुए बोली, सॉरी माँ, ये सब मेरी वजह से। रोहिणी जी उसकी बात इग्नोर करके टीवी पर देखने लगती है। इधर अंबिका को देख सभी लोग हंसते हुए बोले, ये लड़की, तूने हमारे भाई को मारा है, हम लोग तुझे मारकर तेरे इतने टुकड़े करेंगे कि कोई भी तुझे नहीं पहचान पाएगा। इतना बोल वो आदमी अंबिका के मुंह पर एक मुक्का मारने के लिए अपना हाथ ऊपर करता है, लेकिन उससे पहले ही वो जमीन पर पड़ा हुआ था और मीरा उसके पीठ पर अपना एक पैर रखकर बोली, तुम लोग किसी काम के नहीं हो जो एक लड़की का एक मुक्का ना झेल पाए। सभी ये देख शौक थे। तभी अंबिका अपने कमर के पेंट से बेल्ट निकालकर उससे सभी को मारने लगती है। अब वहां बस चीख पुकार की आवाज ही निकल रही थी। कम से कम 30 आदमियों से ऊपर थे और सभी को इतनी बुरी तरह से मार खाते देख सभी शौक में थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक लड़की जो एक पुलिस वाली है वो इतने सारे लोगों को मारकर उनकी हालत खराब कर रही है। पुलिस जीप में अंबिका जीप में आगे बैठी हुई थी और विकी पीछे 2 हवलदारों के साथ बैठा हुआ था। अंबिका को बहुत बुरा लग रहा था कि वो अपने दोस्त को गिरफ्तार करके ले जा रही है, जिसका कोई कसूर ही नहीं था, बल्कि सजा तो नेता के बेटे और उसके दोस्तों को मिलनी चाहिए थी। अंबिका ये सोच ही रही होती है, तभी बीच नाके पर उनकी जीप को रोक दिया जाता है। जीप के रोकने से अंबिका हवलदार श्याम को देखकर बोली, क्या हुआ, तुमने जीप क्यों रोकी? श्याम हैरानी से सामने का नजारा देख रहा था, जहां नेताजी का छोटा भाई राणा अपनी कार के आगे कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके पास विक्रम खड़ा हुआ था जो मुस्कुरा कर उन्हें देख रहा था, और दोनों के पीछे उनके 30 से 40 आदमी खड़े हुए थे। राणा कुर्सी पर बैठा अपने हाथ में सिगार लिए हुए था, जिसका धुआं आसपास दिखाई दे रहा था। ये सब देख अंबिका कंफ्यूज होकर बोली, कौन है ये पागल आदमी जो बीच रोड पर ये सब कर रहा है? इतना बोल वो जीप से उतरने लगती है। तभी श्याम डरते हुए बोला, मैडम आप बाहर मत जाओ, वो बहुत खतरनाक आदमी है, इससे दूर रहना ही सही होगा हम सब के लिए। श्याम की बात सुनकर अंबिका गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, कोई और रास्ते से ले लो जीप को। अंबिका की बात सुनकर श्याम हवलदार हाँ में सिर हिलाकर जीप पीछे लेने को होता है। तभी राणा श्याम हवलदार को देख उसे जीप रुकने का इशारा करता है। ये देख श्याम जीप रुककर अंबिका की तरफ देखता है तो अंबिका बिना कुछ बोले जीप से उतरकर राणा के पास जाने लगती है। विकी के साथ बाकी हवलदार भी यह सब जीप में बैठकर देख रहे थे और सभी को अंबिका के लिए डर लग रहा था।
अंबिका जाकर राणा के सामने खड़े होकर बोली, ये सब क्या है और हटाओ यहाँ से। अंबिका अपने चेहरे पर बिना भाव लाए बोली। अंबिका की बात सुनकर राणा उसे एक तीखी नजरों से घूर के देखता है और फिर अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखकर अपने हाथ की एक उंगली से अपने पास खड़े आदमी को अंबिका से बात करने का इशारा करता है। अपने मालिक का इशारा मिलते ही वो आदमी गुस्से से अंबिका की तरफ उंगली पॉइंट करके उसे दूर हटने का इशारा करके बोला, सुन पुलिस वाली, तेरा काम यही तक था, अब तो उस लड़के को हमारे हवाले करके निकल यहाँ से अपने साथियों के साथ। ये देख विक्रम हंसते हुए बोला, सुना नहीं तूने, निकल यहाँ से। अंबिका उन दोनों को इग्नोर करके राणा को देखकर बोली, देखो सर, आप पुलिस के काम के बीच में नहीं आ सकते हैं, इसलिए। तभी राणा के पास खड़ा आदमी जो अभी अंबिका को जाने के लिए बोल रहा था, वो गुस्से से बोला, साली दो कौड़ी की पुलिस वाली, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारे मालिक से ऊंची आवाज में बात की, अगर एक शब्द और तूने बोला तो तुझे नंगा करके पूरे बाजार में घूमेंगी, समझी। अंबिका उस आदमी की बात सुनकर अपने सिर को हल्का सा दबाकर इस बार थोड़ी कड़क आवाज में राणा से बोली, अपने चमचों को समझा लीजिए सर कि यह पुलिस है, इसलिए थोड़ी तमीज से बात करें। अंबिका की बात सुनकर राणा और विक्रम है छोड़ सभी को बुरा लग जाता है और उन सब का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। और वो आदमी तो गुस्से में पागल होकर अंबिका की तरफ बढ़ते हुए गुस्से से बोला, ये लड़की पुलिस वाली, तू साली, अब देख मैं तुझे यही नंगा करता हूं। इतना बोल वो अंबिका की पुलिस वर्दी की कॉलर पकड़ लेता है, जिससे अंबिका के चेहरे के भाव बहुत कठोर हो जाते हैं और वो राणा को घूर के देखते हुए बोली, अगर आपके इस चमचे ने मेरी वर्दी की कॉलर 1 मिनट में नहीं छोड़ी तो ये कई दिन तक सूरज नहीं देख पाएगा। अंबिका की बात सुनकर विक्रम हंसते हुए बोला, तू एक लड़की होकर एक आदमी को मरेगी, अरे तुम औरत जात तो बस हम जैसे मर्दों के बिस्तर गर्म करने के काम की हो, इसलिए जा किसी मर्द को खुश कर, यह पुलिस की जॉब तुझसे नहीं होगी। अंबिका का दिमाग पहले से ही बहुत गर्म था, ऊपर से विक्रम जिसने आग में घी डालने का काम किया। जीप में बैठ सभी लोग परेशान हो रहे थे। विकी ने कई बार जाने की कोशिश की लेकिन हर बार दोनों हवलदार उसे पकड़ लेते हैं, जिससे विकी का अलग दिमाग खराब हो रहा था। उसे दुख हो रहा था, जिस समय अंबिका को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है उस समय वो अंबिका के पास नहीं जा पा रहा था। जीप के बाहर विक्रम की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और कई लोग तो उसे अपने साथ सोने के लिए बोलने लगते हैं। ये देख राणा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तभी अगले ही पल वो आदमी जो अंबिका की शर्ट की कॉलर पकड़ हुए था, वो जमनी पर बेहोश होकर गिर पड़ता है और उसके कान और नाक से खून आने लगता है। अंबिका का हाथ ऊपर था और वो गुस्से से उस आदमी को देखे जा रही थी, फिर उसके तरफ अपनी उंगली पॉइंट करके बोली, आगे से किसी पुलिस ऑफिसर की कॉलर मत पकड़ना, वरना सीधा यम लोग पूछा दोगी, समझा। वहां खड़े सभी लोग शॉक में थे और सभी अपनी आंखें फाड़े, कभी अंबिका को देखते तो कभी बेहोश पड़े उनके साथी को। ये देख राणा के चेहरे के भाव चेंज हो जाते हैं और घूर से अंबिका को देखने लगता है। अंबिका फिर राणा को देखकर उसे उंगली दिखाकर बोली, देख अब बहुत हुआ, इससे पहले कि मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाए और मैं तुम सभी को यही निपटा दूं, इससे पहले निकल अपने चमचों को लेकर। इतना बोल अंबिका पीछे पलटकर अपनी जीप की तरफ देखती है, जहां सब अपना मुंह फाड़े उसे ही देखे जा रहे थे। ये देख अंबिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो उनकी तरफ जाने लगती है। तभी राणा अपने पीछे खड़े सारे आदमी को एक साथ अंबिका के ऊपर हमला करने का इशारा करता है, जिसका इशारा समझ सभी आदमी एक साथ अंबिका को मारने के लिए भागते हैं। ये देख विकी के साथ तीनों हवलदार भी बहुत डर जाते हैं और वे अंबिका को आवाज लगा पाते उससे पहले सभी अंबिका को घेर कर खड़े हो जाते हैं। अंबिका अपने चारों तरफ देखती है तो सभी उसे घूरे जा रहे थे। अब तक वहां बहुत भीड़ जमा हो गई थी और मीडिया वाले भी छुप छुप कर ये सब अपने चैनल पर दिखा रहे थे, जिससे पूरा शहर ये सब लाइव देख रहे थे अपने टीवी और मोबाइल पर। सभी लोग को अंबिका की चिंता हो रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि राणा कौन है और उसके नाम का सिक्का पूरे शहर में चलता है। और एक पुलिस वाली लड़की इतने सारे लोगों से कैसे लड़ेगी, यही सोच सभी लोग अंदर तक डर गए थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी वे लोग एक शब्द भी बोल पाए राणा ठाकुर के आगे। विक्रम हंसते हुए राणा से बोला, वहां चाचू, अब देखना कैसे ये लड़की हमारे पैरों में गिर के माफी मांगेगी। विक्रम की बात सुनकर राणा प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, अगर तू चाहता है कि वो तेरे कदमों में हो तो रुक थोड़ी देर, अभी तेरी कदमों में गिरकर तुझसे माफी मांग रही होगी। विक्रम अपने चाचू की बात सुनकर खुशी में जोर जोर से तालियां बजाने लगता है। रेखा का घर, रोहिणी जी और रेखा टीवी पर ये सब देख रहे थे, जिसे देख रोहिणी जी गुस्से से रेखा को देख रही थी।
रेखा अपना सिर नीचे करके माफी मांगते हुए बोली, सॉरी माँ, ये सब मेरी वजह से। रोहिणी जी उसकी बात इग्नोर करके टीवी पर देखने लगती है। इधर अंबिका को देख सभी लोग हंसते हुए बोले, ये लड़की, तूने हमारे भाई को मारा है, हम लोग तुझे मारकर तेरे इतने टुकड़े करेंगे कि कोई भी तुझे नहीं पहचान पाएगा। इतना बोल वो आदमी अंबिका के मुंह पर एक मुक्का मारने के लिए अपना हाथ ऊपर करता है, लेकिन उससे पहले ही वो जमीन पर पड़ा हुआ था और मीरा उसके पीठ पर अपना एक पैर रखकर बोली, तुम लोग किसी काम के नहीं हो जो एक लड़की का एक मुक्का ना झेल पाए। सभी ये देख शौक थे। तभी अंबिका अपने कमर के पेंट से बेल्ट निकालकर उससे सभी को मारने लगती है। अब वहां बस चीख पुकार की आवाज ही निकल रही थी। कम से कम 30 आदमियों से ऊपर थे और सभी को इतनी बुरी तरह से मार खाते देख सभी शौक में थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक लड़की जो एक पुलिस वाली है वो इतने सारे लोगों को मारकर उनकी हालत खराब कर रही है। अंबिका एक नजर जमीन पर पड़े सभी आदमियों को देख उनकी तरफ उंगली पॉइंट करके करके बोली, कभी भी किसी औरत को कमजोर मत समझना। अगर वो तुम जैसे आदमियों को पैदा कर सकती है तो औरत ही उसे आदमी को माँ काली या माँ दुर्गा का रूप लेकर तुम्हें जमीन में मिला भी सकती है। अंबिका गुस्से से सभी को देखकर बोली। अंबिका फिर अपने कपड़े साफ करके राणा को देखकर उसकी तरफ उंगली करके बोली, अब तू भी निकल चल। अंबिका की बात सुनकर विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो आगे बढ़ने को होता है। ये देख राणा कुर्सी से खड़ा होकर विक्रम का हाथ पकड़कर उसे गुस्सा ना करने का इशारा करके बोला, रहने दे, इसे दिमाग से धूल में मिलाना पड़ेगा। इतना बोल वो एक नजर अंबिका को देख उसे जाने का रास्ता दे देता है। अंबिका जीप में बैठकर श्याम हवलदार को जीप आगे बढ़ने को बोलती है, जो सदमे में बैठा हुआ था। अंबिका की बात सुनकर पीछे बैठा हवलदार उसका कंधा पकड़कर हिलाते हुए बोला, श्याम भाई गाड़ी चालू करो और चलो, यहां से मैडम चलने को बोल रही है। उस हवलदार की बात सुनकर श्याम जल्दी से कार चालू करके हॉर्न बजाते हुए ले जाता है ताकि जो भी गुंडा रास्ते में पड़ा हुआ था वो उठकर साइड में हो जाता है। राणा अंबिका को देखे जा रहा था। ये देख अंबिका भी उसे घूर के देखती है, जिससे राणा अपना चेहरा सीधा करके बोला, चलो यहां से। प्रेजेंट समय। अंबिका की बात सुनकर रुद्र उसे गले लगाकर बोला, यह आपने अच्छा किया, अब वे लोग कभी आपको परेशान नहीं किया होगा। रुद्र के ऐसा करने से अंबिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो रुद्र के पीठ पर हाथ रखकर बोली, लेकिन वे लोग इतनी आसानी से नहीं सुधारने वाले थे। अंबिका की बात सुनकर रुद्र उससे अलग होकर हैरानी से बोला, इसका मतलब उन्होंने फिर से परेशान किया आपको? रुद्र की बात सुनकर अंबिका गहरी सांस लेकर बोली, अगर मुझे किया होता तो इतनी परेशान नहीं होती, क्योंकि मुझे पता एक दिन सबको मौत आनी है, तो डर किस बात का। लेकिन इतना बोल अंबिका रुक जाती है। ये देख रुद्र बोला, तो फिर ऐसा क्या किया था उन लोगों ने, आप भी परेशान हो गई? रुद्र की बात सुनकर अंबिका बोली, अंबिका के पिछले लाइफ में मंत्री जी का विला। विक्रम गुस्से में विला के अंदर आता है। हॉल में मंत्री जी की पत्नी आराम से सोफे पर बैठकर टीवी पर नाटक देख रही थी। तभी उसके नजर अपने बेटे पर जाती है, जो गुस्से में मुंह फुलाकर आकर सोफे पर बैठकर रिमोट उठाकर सीधा टीवी में फेंक कर मारता है, जिससे वो टूटकर नीचे गिर जाती है। ये देख सभी नौकर और घर लोग बाहर आकर ये सब देखने लगते हैं। एक नौकर बोला, पता नहीं इस पागल को क्यों घर में रखा, इसे तो पागल खाने में भेजना चाहिए। उस नौकर की बात सुनकर दूसरा नौकर उसके मुंह पर हाथ रखकर बोला, धीरे बोल भाई, अगर किसी ने सुन लिया तो तेरे वजह से हम सब मारेंगे। इस घर के लोग शैतानों से कम नहीं है। उस नौकर की बात सुनकर सभी नौकर हाँ में सिर हिला देते हैं और फिर सभी सामने देखते हैं, जहां अब उनकी मालकिन विक्रम के पास बैठकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, क्या हुआ बेटे, तू इतने गुस्से में क्यों नजर आ रहा है? अपनी मां की बात सुनकर विक्रम रोते हुए बोला, मां आपको पता, एक पुलिस वाली ने हमारे सभी आदमियों को मारा और हम कुछ नहीं कर पाए। अपने बेटे की बात सुनकर विक्रम की मां शोक से उसे देखने लगती है और फिर उनकी नजर सामने सिर झुकाए खड़े राणा जी पर जाती है, जिन्हें देख विक्रम की मां पहले विक्रम को शांत करके बोली, तुम चिंता मत करो, हम उस लड़के के साथ उस पुलिस वाली को भी नहीं छोड़ेंगे। अब तुम आराम करो अपने रूम में जाकर, तब तक मैं आपके चाचू से बात कर लूं उस बारे में। अपनी मां की बात सुनकर विक्रम खुश होकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। ये देख विक्रम की मां राणा को अपने पीछे आने का इशारा करती है और दोनों सीढ़ियों से होकर नेताजी के रूम में जाकर गेट बंद कर लेते हैं अंदर से। ये देख एक नौकर सिर हिलाकर बोला, लो शुरू हो गई देवर भाभी की रास लीला, कलयोग है घोर कलयोग। इतना बोल वो जाकर टीवी का कांच साफ करने लगता है और उसकी बात सुनकर बाकी सब भी अपना अपना काम करने लगते हैं मुस्कुराते हुए।
नेताजी के रूम के अंदर राणा बेड पर बैठ जाता है। ये देख नेताजी की पत्नी सुषमा जाकर गुस्से से बेड के पास आकर बोली, तुम्हें से एक लड़की नहीं संभाली जाती है, फिर कैसे बैठोगे मेरे पति की कुर्सी पर? अरे तुम तो एक पुलिस वाली को नहीं संभाल पाए, इस पूरी मुंबई को कैसे संभालोगे? और वो आगे बोलने को होती है, तभी राणा उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर अपने ऊपर खींच लेता है। सुषमा जाकर सीधा राणा की ऊपर गिरती है और वो हैरानी से उसे देखने लगती है। ये देख राणा उसकी कमर में हाथ डाल और दूसरे हाथ से उसके बाल उसके कान के पीछे करते हुए बोला, सुषमा बेबी तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो? राणा की बात सुनकर सुषमा गुस्से से उसके हाथ पर मारते हुए बोली, अरे तुम फिर से शुरू हो गए, रात को ही तो किया था ना हमने, और तुम मेरा बात का जवाब दो ना, आखिर क्यों तुम उस पुलिस वाली को वही खत्म नहीं किया? तुम्हें पता ना ऐसा करने तुम्हारे लिए मेरे पति के दिल में इज्जत बढ़ जाएगी। सुषमा प्यार से राणा के गाल पर किस करके बोली। सुषमा की बात सुनकर राणा नामे सिर हिलाकर बोला, पहले तो मेरा मोड़ ठीक कर जो उस पुलिस वाली लड़की के वजह से खराब हो गया है। राणा की बात सुनकर सुषमा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करते हुए बोली, तो तुझे अपना मोड़ सही करना तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतना बोल वो उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है। ये देख राणा एक झटके से उसे नीचे करके खुद उसके ऊपर आकर बोला, इतनी भी क्या जल्दी है मेरी रानी, पहले अपने नर्म होठों का रास तो पीने दे मुझे। इतना बोल राणा सुषमा के होठों को चूमने लगता है। मंत्री का विला। सुषमा का रूम में दोनों एक दूसरे को बेड पर बेहनता चूमे जा रहे थे। राणा सुषमा को अपने ऊपर से नीचे करके उसे उसके आंखों में देखकर बोला, जान तुम्हारे पागल बेटे की वजह से मुझे एक मामूली लड़की से हार का सामना करना पड़ा। राणा की बात सुनकर सुषमा उसके आंखों में देखते हुए प्यार से उसके गालों को अपने हाथों में लेकर बोली, तुम परेशान मत हो, एक बार तुम मेरे पति के जगह इस शहर के मंत्री बन जाओ, फिर हम दोनों मिलकर मेरे पति और मेरे पागल बेटे को घर से बाहर निकाल देंगे या मरवा भी देंगे। सुषमा प्यार से राणा के होठों पर किस करके बोली। सुषमा की बात सुनकर राणा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो उसके गाल पर किस करके बोला, इसलिए तुम मुझे पसंद हो। इतना बोल राणा सुषमा के साड़ी निकालकर उसके बूब्स कपड़ों के ऊपर से दबाने लगता है और साथ में उसके चेहरे पर किस करते हुए नीचे की ओर आने लगता है। ये देख सुषमा अपनी आंखें बंद करके अपने दोनों हाथ राणा के सिर के बालों में फेरने लगती है। राणा फिर उसके ऊपर के कपड़े निकालकर उसके बूब्स मुंह में लेकर लिप करने लगता है, जिससे सुषमा के मुंह से सेक्सी आवाजें निकलने लगती है और उसके हाथों की मुट्ठी बन जाती है राणा के सिर के बालों में। राणा फिर अपना हाथ नीचे ले जाकर अपने हाथ से उसके नीचे के कपड़े निकालकर धीरे धीरे नीचे उतार देता है। अब सुषमा सिर्फ पेटी में बेड पर लेटी हुई थी। ये देख राणा खड़े होकर अपने भी कपड़े निकालकर साइड में फेंक देता है। सुषमा प्यार भरी नजरों से राणा को देखे जा रही थी। राणा फिर अपना अंडरवियर भी उतारकर सुषमा के दोनों पास घुटनों के बल बैठकर उसके पेटी भी निकाल देता है। ये देख सुषमा का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और अपना चेहरा साइड में मोड़ लेती है। ये देख राणा हंसते हुए बोला, जान तुम तो इस तरह शर्मा रही हो जिससे हम ये सब पहली बार कर रहे हो, और तुमने तो मुझसे ज्यादा ये सब की है, पहले भाई के साथ और अब मेरे साथ जब घर से बाहर रहते हैं। राणा मुस्कुराते हुए बोला। राणा की बात सुनकर सुषमा उसके तरफ अपना चेहरा करके गुस्से से उसे देखकर बोली, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं फिर उस आदमी के साथ ये सब करने लगी? अरे वो बस मीरा नाम का पति है, बाकी वो हर रात उसे अपने विस्तार पर एक नए औरत चाहिए। अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आते तो मैं कभी भी इस आदमी की बीवी बनकर नहीं रहती है। सुषमा की गुस्से भरी बात सुनकर राणा उसके ऊपर आकर प्यार से उसके और गाल पर किस करके बोला, सॉरी जान मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। इतना बोल वो उसके होठों पर किस करने लगता है और अपना मेन पार्ट पकड़कर उसे सुषमा के अंदर एक बार में ही पूरा प्रवेश करा देता है, जिससे सुषमा के मुंह से प्यार भरी आवाजें निकलने लगती हैं और दोनों उस पल में खो जाते हैं। कुछ देर बाद राणा खत्म होकर सुषमा के ऊपर ही निढाल होकर लेट जाता है। ये देख सुषमा प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते फेरते उसे अपने बाहों में भरकर बोली, राणा डार्लिंग क्या सोचा है तुमने उस पुलिस वाली के साथ करने का? सुषमा की बात सुनकर राणा बिना अपनी आंखें खुलकर बोला, सोचना क्या है, उस लड़के को तो मरना, लेकिन उससे पहले मुझे उस पुलिस वाली की अकड़ तोड़नी है। उसे इस शहर के बीच बाजार में नंगा नहीं कर पाया तो मेरा नाम राणा राजपूत नहीं। अब देखना तो बहुत जल्दी ऐसा कुछ होने वाला है जिससे पूरी मुंबई हिल जाएगी। राणा की बात सुनकर सुषमा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो प्यार से उसके माथे पर किस करके बोली, इसलिए तुम मुझे पसंद हो, तुम इतनी जल्दी फैसला लेते हो जिसकी सीमा नहीं है। पुलिस थाने में अंबिका कुर्सी पर बैठकर कुछ काम कर रही थी और विकी पास वाले लॉकअप में बंद था जो उसे प्यार से देखे जा रहा था।
अंबिका को पता था कि विकी उसे किन नजरों से देख रहा है, लेकिन वो इस इग्नोर कर रही थी। वो विकी के दिल में खुद के लिए गलत फहमी पैदा नहीं करना चाहती थी। तभी श्याम, जो विकी को बहुत देर से नोटिस कर रहा था, वो अपनी कुर्सी से खड़ा होकर गुस्से से बोला, साले मरना है क्या तुझे? क्यों मैडम को घूरे जा रहा है? श्याम की बात सुनकर सभी हवालदार और अंबिका भी विकी की तरफ देखते हैं, जो अब अपना सिर नीचे करके खड़ा हुआ था। ये देख अंबिका श्याम को देखकर बोली, तुम अपने काम पर ध्यान दो श्याम। अंबिका की बात सुनकर श्याम हवलदार यस मैडम बोलकर अपने काम पर ध्यान देने लगता है। तभी पुलिस थाने में एक औरत और आदमी अंदर आते हैं, जो जी भरकर एक दूसरे को गाली देकर अंदर आ रहे थे। ये देख सभी लोग अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। वे दोनों पति पत्नी अंबिका के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखे जा रहे थे। अंबिका अपना सिर ऊपर करके दोनों को सामने की कुर्सी पर बैठने का इशारा करके बोली, बताओ ऐसा क्या हुआ कि तुम दोनों अपने इतने अच्छे रिश्ते की मर्यादा को तोड़ एक दूसरे को गाली देकर बात कर रहे हैं? अंबिका की बात सुनकर वे दोनों पति पत्नी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पहले आदमी बोला, मैडम मेरा नाम सुखदेव है और ये मेरी बीवी सुनीता है और मुझे इस औरत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी है। उस आदमी की बात सुनकर अंबिका कुछ बोल पाती उससे पहले उस आदमी की पत्नी सुनीता बोली, मैडम इस आदमी ने मुझे बहुत मारा घर पर और इसके माँ बाप मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। सुनीता नम आंखों से बोली। सुनीता की बात सुनकर अंबिका कुछ बोलने को होती है तो उससे पहले श्यामलाल बीच में बोला, सच में इस आदमी ने आपके साथ ऐसा किया? अरे इसे तो फांसी होनी चाहिए। श्यामलाल की बात सुनकर सुनीता हाँ में सिर हिलाकर बोली, अपने सच कहा भैया, यह आदमी इसी लायक है। सुनीता के मुंह से अपने लिए भैया शब्द सुनकर श्यामलाल का मुंह छोटा सा हो जाता है। ये देख पास खड़ी लेडी कांस्टेबल मुंह पर हाथ रख हंसने लगती हैं। ये देख श्यामलाल उसे घूर के देखता है। तभी अंबिका श्यामलाल और सुनीता को देखकर बोली, तुम दोनों भाई बहन का हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं, क्योंकि मैं इस थाने की इंचार्ज हूं। अंबिका की बात सुनकर सुनीता हाँ में सिर हिलाकर उसे देखने लगती है। अंबिका श्याम को घूर के देखने के बाद सुनीता और उसके पति सुखदेव को देखकर बोली, अच्छा तुम दोनों एक दूसरे के ऊपर शक है? अंबिका फिर सुखदेव से बोली, हाँ तो क्यों मारता है तू अपनी बीवी को? और तेरे घर वाले पागल है क्या? इसे मारने की धमकी दे रहे हैं? साले तेरे साथ तेरे माँ बाप दोनों को लकअप में डालकर इतना मरूंगी कि भूल जाएंगे कि किसी बीवी यहाँ बहू को कैसे प्यार से घर में रखा जाता है। अंबिका की गुस्से भरी बात सुनकर सुखदेव के माथे पर पसीना आ जाता है और वो अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, मैडम सच में ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रही, बल्कि ये मेरे माँ बाप को मेरे काम पर जाने के बाद उनसे नौकरों वाला काम करवाती है और उन्हें धमकी देती है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो यह उनके खिलाफ मारपीट का झूठा केस कर देगी, जिससे हम लोगों के बुरी हालत हो जाएगी। सुखदेव की बात सुनकर अंबिका सुनीता को देखती है, जिसके चेहरे पर थोड़ी सी चिंता की लकीरें थी। ये देख अंबिका समझ जाती है कि कहाँ दाल काली है और वो सिर हिलाकर बोली, ठीक है मैं अपने आप दोनों की बात सुन ली है और मैं 1-2 दिन में तुम में से जो भी गलत उसके ऊपर कार्रवाई करूंगी। अंबिका की बात सुनकर दोनों हाँ में सिर हिला कुर्सी से खड़े होकर चले जाते हैं। अंबिका बस सुनीता को ही घूरे जा रही थी, उसे इस औरत का व्यवहार ठीक नहीं लग रहा था। तभी श्यामलाल कंफ्यूज होकर अंबिका को देखकर बोला, मैडम ये केस तो पानी की तरह साफ था कि इस औरत के साथ गलत हो रहा है और इसके आदमी को सजा मिलनी जरूरी है। श्यामलाल की बात सुनकर अंबिका सिर हिलाकर बोली, यही अंतर है एक हवलदार और इप्स ऑफिसर में। अंबिका की बात सुनकर आसपास खड़े सभी हवलदार और लेडी कांस्टेबल हंसने लगते हैं। अंबिका फिर काम करते हुए बोली, श्यामलाल तुम एक हवलदार के साथ जाकर इन लोगों के घर के आसपास के लोगों से सच का पता लगाओ और याद रखना पुलिस वर्दी में नहीं जाना, बाकी एक आम आदमी बनकर उनसे हंसी मजाक में पूछना ताकि किसी को भी तुम्हारे ऊपर शक ना हो। फिर मैं देखती हूँ कौन है इनमें से जो गलत है, पत्नी या पति। अंबिका श्यामलाल की तरफ देखकर बोली। अंबिका की बात सुनकर श्यामलाल हाँ में सिर हिलाकर एक हवलदार और लेडी कांस्टेबल को साथ में ले जाता है ताकि लेडी जो वो पूछ सके। अंबिका ये समझ गई थी, इसलिए वो उन्हें जाने से नहीं रुकती है। तभी एक वकील के साथ एक बूढ़ा व्यक्ति थाने के आता है, जो बहुत गुस्से में था कि उसके पोते विकी को किसने गिरफ्तार किया। लेकिन सामने पुलिस की वर्दी में अंबिका को देखकर वो बूढ़ा व्यक्ति शॉक था, ये लड़की तो उसके पोते विकी की दोस्त है। वे अंबिका के पास आकर खड़े होकर बोले, सुनो क्या तुमने मेरे पोते को हवालात में बंद किया है? किसी बूढ़े व्यक्ति की आवाज सुनकर अंबिका अपना सिर ऊपर करके सामने देखती है तो उसे एक बूढ़ा व्यक्ति जो विकी के दादाजी थे और इनके पीछे एक वकील खड़ा हुआ दिखाई देता था।
उन्हें देख मीरा कुर्सी से जल्दी से खड़े होकर अपने हाथ जोड़कर बोली, नमस्ते दादाजी। वो बूढ़ा व्यक्ति बस लोकंप में बंद विकी को देखे जा रहा था, जो शौक से उन्हें ही देखे जा रहा था। अंबिका भी विकी को देखती है और फिर अपना सिर नीचे करके बोली, सॉरी दादाजी, लेकिन मैं मजबूर थी विकी को गिरफ्तार करने के लिए मेरे पास ऊपर से। तभी बूढ़ा व्यक्ति अंबिका को हाथ दिखाकर बोला, इसने क्या किया था कि तुमने अपने ही दोस्त को लॉकअप में बंद कर दिया। इतना बोल वे विकी के जमानत के कागज वकील से लेकर अंबिका के आगे कर देते हैं। ये देख अंबिका कागज अपने हाथों में लेकर बोली, कल शाम को विकी ने मंत्री के बेटे को मारा बार में। मीरा की बात सुनकर बूढ़ा व्यक्ति और वकील हैरानी से विकी की तरफ देखते हैं, जो अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर उन्हें ही देख रहा था। जिसे बोल रहा हो, दादाजी देखो आपके पोते विकी ने कितना बड़ा काम किया है। ये देख वकील अपना सिर पकड़ लेता है, उसकी रोनी सी शकल हो गई थी। क्या इस लड़के को पूरी मुंबई में वही पागल आदमी मिला मारपीट करने के लिए। लेकिन बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो अपना सीना चौड़ाकर अपने मुचुओं पर हाथ फेरते हुए बोले, वाह बेटे वाह, तूने कर दिखाया। तो भी शेर का पोता है जिसने अंग्रेजों को भगाने में गांधी जी का साथ दिया था। विकी के दादाजी की बात सुनकर वहां जितने भी लोग थे सभी शॉक थे। वकील को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किन पागलों के साथ फंस गया है। अगर मंत्री जी को उसके बारे में पता चलेगा तो पक्का वो मारा जाएगा। यही सोच उसके चेहरे पर डर से पसीना आने लगता है और वो जल्दी से अंबिका के हाथ से जमानत के कागज वापस लेकर बोला, सॉरी लेकिन मैं ये केस नहीं ले सकता हूँ, आप लोग किसी दूसरे वकील को देख लेना। इतना बोल वो तेजी से थाने से भाग जाता है और बाकी सभी बस हैरानी से ये सब देखते रह जाते हैं। दादाजी कंफ्यूज होकर बोले, इसे क्या हुआ। मीरा गहरी सांस लेकर बोली, दादाजी मुझे नहीं लगता है कोई भी वकील मंत्री जी के खिलाफ जाकर हमारा साथ देगा। अंबिका की बात सुनकर दादाजी के चेहरे पर परेशानी वाले भाव आ जाते हैं। ये देख विकी मुस्कुराते हुए बोला, दादाजी आप परेशान मत हो और घर जाकर आराम करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, मुझे अपनी दोस्त पर पूरा भरोसा है। विकी की बात सुनकर दादाजी अंबिका को देखते हैं, जो विकी को देख रही थी और उसे अब और भी अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। दादाजी हाँ में सिर हिलाकर अंबिका से बोले, बेटी मैं अपने पोते को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूं, उसे कुछ मत होने देना। इतना बोल वो एक नजर विकी को देखकर थाने से चले जाते हैं। अंबिका विकी को देखकर बोली, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बचा पाऊंगी। अंबिका की बात सुनकर विकी हाँ में सिर हिलाकर बोला, मुझे अपने दोस्त के ऊपर बहुत विश्वास है। अंबिका मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। तब तक श्याम वापस आ जाता है, जिसके साथ में 2 आदमी और एक औरत थी। हवलदार श्याम अंबिका के पास आकर बोला, मैडम ये लोग उस सुख के पत्नी के खिलाफ हम जो भी पता चला वो ये तीनों आपको बता देंगे। श्याम लाल की बात सुनकर अंबिका अपनी कुर्सी पर बैठकर उन तीनों को देखकर बोली, बताओ तो फिर क्या क्या कांड किए हैं सुनीता ने। अंबिका की बात सुनकर एक आदमी अपने हाथ जोड़कर बोला, मैडम जी वो औरत हमारे दोस्त के पिता जो बहुत बूढ़े हैं उन्हें और उनकी बीवी से घर का पूरा काम करवाती है, साथ मारती भी है। उस आदमी का बयान लेने के बाद अंबिका औरत को देखकर बोली, आपको क्या पता है। वो औरत अपना सिर नीचे करे ही बोली, मैडम अब क्या बोलूं, उस औरत डायन, उसे मैं जितनी गाली दूं उतनी कम है। वो सुखदेव भाई के पीठ पीछे कॉलोनी के गैर मर्दों को अपने घर में बुलाकर बुरे काम करती है, हमारा पूरी कॉलोनी का माहौल खराब कर दिया। अंबिका उस औरत की बात सुनकर उसे भी जाने का इशारा करके आखिरी आदमी को देखकर बोली, अब तू बता तुझे क्या पता है। अंबिका की बात सुनकर वो आदमी शर्माते हुए बोला, जी मैं उस औरत यानी सुनीता का बीएफ हूँ, जो उस डायन के प्यार में पड़ गया था, जो रोज नए मर्द को भुलाकर वो सब करती थी अकेले में। उस आदमी की बात सुनकर अंबिका हैरानी से श्यामलाल को देखकर बोली, वाह श्यामू, तू सीधा उसके प्रेमी को उठाकर लेकर आ गया है। श्यामलाल खुद शौक से उस आदमी को देख जा रहा था, फिर अंबिका की बात सुनकर होश में आकर बोला, अबे साले, पहले तो तू आने से मना कर रहा था और अब बोल रहा है तो उसका प्रेमी है। श्यामलाल की बात सुनकर अंबिका हैरानी से बोली, इसका मतलब तुझे भी नहीं पता कि यह कौन है और तू सीधा इसे उठाकर ले आया, वाह श्यामू। इतना बोल अंबिका उस आदमी को देखकर बोली, क्या तुम सुनीता के मुंह पर कह सकते हो कि वो इसे काम करती है। अंबिका की बात सुनकर वो आदमी हाँ में सिर हिला देता है। ये देख अंबिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो श्यामलाल और लेडी कांस्टेबल को देखकर बोली, अब देर कैसे बात की, चलो उसे गिरफ्तार करके लाते हैं। इतना बोल अंबिका अपनी कुर्सी से खड़े होकर बाकी हवलदारों को देखकर बोली, आप लोग विकी का ध्यान रखना और कोई पुलिस थाने में आए तो सीधा मुझे कॉल करके बता देना।
अंबिका की बात सुनकर सभी हवलदार हाँ में सिर हिला देते हैं और अंबिका, श्याम लाल और उस आदमी के साथ थाने से बाहर आकर पुलिस जीप में बैठकर वे लोग थाने से चले जाते हैं सुनीता को गिरफ्तार करने के लिए। कुछ देर बाद एक जीप पुलिस थाने के अंदर आती है जिसमें कई सारे गुंडे बैठे और खड़े हुए थे जिनके हाथ में बड़ी बड़ी गन थी। जीप रुकते ही वे लोग बिना डर ही सीधा पुलिस थाने के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। बाहर खड़े हवलदार भी कुछ नहीं बोलते हैं, बस अपना सिर नीचे करके खड़े रहते हैं और कोई हवलदार इसे करने की कोशिश भी कर पाता तो उससे पहले वो मारा हुआ जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये देख किसी हवलदार की हिम्मत भी नहीं होती है कि वो उन गुंडों को रोक सके, क्योंकि उनकी आंखों के सामने 4 से 5 हवलदार जमीन पर पड़ी हुई थी बेहोश। किसी के हाथ में गोली लगी तो किसी के पैर में। वे गुंडे लॉकअप का ताला तोड़कर विक्की जो जमीन पर बैठा हुआ था उसके पास आते हुए बोले, साले बहुत शौक है ना तेरे को बड़े आदमियों से पंगा लेने का, अब देख हम क्या हालत करते हैं तेरी। इतना बोल सभी गुंडे अपने हाथ में हॉकी लोहे के डंडे से विक्की को मराने लगते हैं। विक्की रोकने की उनको कोशिश करता है, ज्यादा समय तक उन्हें नहीं रोक पाता और जमीन पर बेहोश होकर लेट जाता है। ये देख उन गुंडों में से एक गुंडा जो सबका लीडर था वो बोला अपने साथियों से, भाई लोगों उठाओ इसे और ले चलो, इसका हिसाब तो राणा साहब भी करेंगे। अपने लीडर की बात सुनकर बाकी सभी आदमी विक्की को उठाकर लॉकअप से ले जाते हैं। सभी पुलिस वाले उनके सामने अपना सिर नीचे करके खड़े हुए थे और कोई उन्हें जाने से नहीं रुकता है। उन गुंडों के जाने के बाद एक हवलदार जल्दी से टेलीफोन के पास आकर अंबिका मैडम को कॉल करता है। अंबिका जो इस समय सुनीता को पकड़ पुलिस चौकी ही ला रही थी, जब वह अपने फोन पर पुलिस थाने से कॉल देखा, कॉल को रिसीव करके बोली, हाँ क्या हुआ। लेकिन दूसरी तरफ से हवलदार की बात सुनकर अंबिका के चेहरे पर गुस्से वाले भाव आ जाते हैं और वह अपने पास बैठे श्यामलाल जो जीप ड्राइव कर रहा था उससे बोली, श्यामू जीप को यही साइड में रुको। अंबिका मैडम की बात सुनकर श्यामलाल ऐसा ही करता है, पर वो कंफ्यूज था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मैडम को जीप साइड में रुकनी पड़ी। अंबिका जीप से उतरकर श्यामलाल से बोली, श्यामू तुम सुनीता को पुलिस थाने ले जाकर इसे लॉकअप में बंद कर देना और वहां पर जो घायल पुलिस वाले हैं उनको अस्पताल पहुंचा देना, मुझे एक जरूरी काम है इसलिए मैं जा रही हूं। अंबिका की बात सुनकर हवलदार श्यामलाल के साथ बाकी सभी हवलदार भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं है और हाँ में सिर हिलाकर श्यामलाल जीप को सीधा पुलिस थाने की ओर ले जाता है और साथ में एम्बुलेंस को भी कॉल कर देता है। अंबिका पुलिस जीप के जाने के बाद आसपास दिखती है तो उसे एक बाइक वाला आता हुआ दिखाई देता है। ये देख अंबिका आंखों पर चश्मा लगाकर बीच रास्ते में खड़ी हो जाती है और उसे बाइक वाले को रोकने का इशारा करती है। वो बाइक वाला एक पुलिस वाली को बीच रोड पर खड़ा देखकर हैरान था। वह भी एक बिगड़ी बाप की औलाद था जो पुलिस को कुछ नहीं समझता था अपने आगे। वो बस बाइक इसलिए रुकना चाहता है क्योंकि अंबिका एक लड़की है, दिखने में काफी अच्छी लगती है खूबसूरत के साथ। यही सोच उसे लड़के के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो बड़े स्टाइल में बाइक को घुमाते हुए अंबिका के सामने रोक देता है और उसे पीछे बैठने का इशारा करता है। ये देख अंबिका बोली, मुझे तुम्हारी बाइक चाहिए, कल सुबह अपनी बाइक पुलिस थाने से ले जाना। अंबिका की बात सुनकर वो अमीर ज्यादा घमंड में अंबिका को ऊपर से नीचे देखकर बोला, मेरी जान बाइक, क्या तू बोले तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी सब तेरे नाम कर दूं, बस एक बार तू मेरी हो जाए। वो लड़का अपने होठों पर उंगली फिरते हुए अंबिका से बोला, जिसे सुन अंबिका के चेहरे पर और कठोर भाव आ जाते हैं। वैसे ही उसका दिमाग खराब था विक्की को लेकर और अब ये लड़का जो उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। यही सोच वो एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर मारकर बोली, लगता है तेरे बाप ने तुझे यह नहीं सिखाया है कि पुलिस वालों से कैसे बात करते हैं। वो लड़का शौक से और थोड़े गुस्से में अंबिका को देखकर बोला, 2 कौड़ी की पुलिस वाली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू संदीप खुराना जो कि इस शहर का एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है उसके ऊपर हाथ उठाती है। उसे लड़के की बात सुनकर अंबिका पहले तो अपने माथे को हल्का सा दावा कर बोली, अच्छा तो फिर मुझसे गलती हुई सर। और इतना बोल वो एक जोर का थप्पड़ और उसके दूसरे गाल पर भी रसीद देती है और उंगली से उसे बाइक से उतरने का इशारा करके बोली, अब एक शब्द भी तूने बोला तो यही तेरा पोस्टमार्टम कर दूंगी और तेरे बाप की धमकी किसी और को देना बेटे, मेरा नाम भी इप्स अंबिका सिंह है जो झुकना नहीं जानती है। इतना बोल अंबिका उसकी बाइक पकड़ उसमें धक्का दे देती है जिससे वह जाकर नीचे जमीन पर गिरता है। अंबिका बाइक पर बैठकर अपनी आंखों पर वापस चश्मा लगाकर वाइट चालू कर देती है और एक नज़र जमीन पर पड़े बैड बाप की औलाद को देखकर बोली, आगे से तो मुझे किसी और के साथ बदतमीजी करता दिखा तो तेरे साथ तेरे बाप को भी जेल में डाल दूंगी। इतना बोल वो सीधी बाइक को लेकर चली जाती है और वो लड़का संदीप खुराना अंबिका को जाते हुए देखकर बोला,
ये तूने अच्छा नहीं किया अंबिका सिंह, अब देखना तो कैसे मेरे बिस्तर पर आती है। इतना बोल वो खड़ा होकर अपने फोन से कॉल कर अपने दोस्तों को बुलाने लगता है। अंबिका बाइक को भगाते हुए ब्लूटूथ के जरिए किसी से बात करती हुई बोली, कॉल पर, क्या तुम मुझे पुलिस चौकी के थोड़ी देर पहले एक जीप आई थी उसके बारे में बता सकते हो, उसका नंबर और वो अभी कहाँ होगी। अंबिका की बात सुनकर कॉल की दूसरी तरफ से आदमी बोला, जी मैडम आप मुझे 2 मिनट का समय दें, मैं भी चेक करके आपको वहां की लोकेशन भेजता हूं जहां अभी वो जीप है। अंबिका ठीक है बोलकर इंतजार करने लगती है और बाइक को साइड में रोक लेती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद दूसरी तरफ से कॉल पर आवाज आती है, जी मैडम अंधेरी साइड की कोई पुरानी बिल्डिंग के आगे जाकर रुकी है। उसे आदमी की बात सुनकर अंबिका उसे थैंक्स बोलकर बाइक चालू कर तेजी के साथ उसे लोकेशन की ओर जाने लगती है। दूसरी तरफ उसे पुरानी बिल्डिंग में एक कमरे में विक्की को कुर्सी पर रस्सी से बांधा गया था। उसे कमरे में बहुत कम रोशनी आ रही थी, खिड़की से वह भी सीधा विक्की के चेहरे पर पड़ रही थी, बाकी सभी अंधेरे में खड़े हुए थे। विक्की धीरे से अपनी आंखें खोलकर दिखता है तो उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है और रोशनी उसकी आंखों पर पड़ने से वह अपने आंखों के आगे हाथ करके बोला, अरे मुझे यहाँ बांधकर क्यों रखा गया है, छोड़ो मुझे। और उठने की कोशिश करने लगता है लेकिन रस्सी से बंधे होने से वह ये सब करने में नाकाम हो रहा था। तभी उसके कानों में पीछे से एक आवाज आती है, बैठा रे शांति से वरना फालतू में मर जाएगा। साहब अगर हमारे लीडर ने तुझे जिंदा रहने का ऑर्डर नहीं दिया होता अभी तेरी लास्ट समय जमीन पर पड़ी दिखाई देती। उसे आदमी की बात सुनकर विक्की कुर्सी पर शांति से बैठ जाता है और सोचने लगता है कि वो यहाँ से कैसे निकले। तभी सामने का गेट खुलता है जहां से रोशनी अंदर आती है और एक आदमी की परछाई दिखाई देती है। विक्की गेट की तरफ देखता है तो उसे सामने खड़ा आदमी की चेहरा साफ दिखाई नहीं देता है। वो आदमी मुस्कुराते हुए अंदर जाकर विक्की के सामने खड़ा हो जाता है और गौर से विक्की को ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, तूने अच्छा नहीं किया, तुझे विक्रम के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इतना बोल वह अपना चेहरा नीचे झुकाकर विक्की के चेहरे के पास ले आता है, जिसे देख विक्की शौक से बोला, राणा प्रताप तू, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।